गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं अपनी हिंदी की क्लास शुरू करने जा रही हूँ। और अभी मैंने पिछली क्लास में आपको जो समझाया था, क्योंकि संज्ञा का पद परिचय चल रहा था चैप्टर व्याकरण का, और जो मैंने संज्ञा का पद परिचय आपको समझाया था, संज्ञा के पद परिचय में मैंने आपको समूहवाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा का पद परिचय पढ़ाया था। और कुछ मैंने उदाहरण भी आपको करवाए थे, उसका पद परिचय से संबंधित उदाहरण भी करवाए थे आपको। तो जहाँ तक है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। और आज हम लोग मिलाकर करेंगे, यानी संज्ञा के 5 भेद मैंने आपको बताए थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। तो इनका मैंने आपको बताया था पद परिचय। आज हम जो करेंगे ये संज्ञा के 5 भेदों से जो संबंधित क्या है एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज आज सॉल्व करेंगे। क्योंकि बेटा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और ग्रामर तो ऐसा है कि जितनी ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ही आप क्या हो गए, मजबूत होंगे उसमें। तो उसी में ही आप परफेक्ट होंगे, और परफेक्शन ज़रूरी है बेटा। और खासकर ग्रामर में, जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रामर क्या आपकी मैथ्स की तरह से है, नंबर यदि सही तो पूरे नंबर, और नहीं सही गलत तो आपके पूरा नंबर गया। तो उसके लिए आपको हर एक नंबर के लिए बेटा मेहनत करनी है। तो अब क्योंकि मुझे संज्ञा का पद परिचय शुरू करना है बेटा, तो पद परिचय शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको पुनरावृत्ति करा देती हूँ, रिवाइज करा देती हूँ जो जो मैंने आपको बताया था शॉर्ट में करके, ताकि आपको पद परिचय देने में किसी प्रकार की भी समस्या का समाधान ना करना पड़े। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो पद परिचय है बेटा, कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द के आधार पर बताया था मैंने कि जो संज्ञा है वो आपका विकारी शब्द क्यों है, क्योंकि उसमें लिंग वचन काल कारक के हिसाब से क्या होता है बेटा, परिवर्तन होता है संज्ञा में। कि जो संज्ञा है विकारी शब्द है हमारे, जिनमें लिंग वचन और काल के आधार पर परिवर्तन होता है। तो आप में इसमें लिंग भी लगेगा, वचन भी लगेगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया था पद परिचय। तो अब सबसे पहले बेटा आपका कि जो पद परिचय का मैंने इसका आधार भी बताया था सबसे पहले, कि संज्ञा का जब हम पद परिचय करते हैं तो कैसे करते हैं। सबसे पहले संज्ञा के भेद, उसके बाद लिंग, लिंग के वचन बाद क्या आता है, वचन, वचन के बाद कारक, और उसके बाद क्रिया से संबंध। अब ये तो हो गया बेटा आपका आधार। अब हम आपको शॉर्ट में बताते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा, जिसे आप इंग्लिश में नाउन कहते हैं, अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। एस राम आगरा, जैसे कि मैंने बताया था कि क्या है, कि जो क्या करते हैं शब्द, संज्ञा शब्द, ऐसे शब्द जो क्या करते हैं बेटा, जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का जो बोध कराते हैं वो कहलाते हैं संज्ञा। यानी ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे हमें किसका बोध होता है, कि व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का और भाव का बोध कराने वाले शब्द को हम कहते हैं संज्ञा। जैसे कि इंग्लिश में भी आपने वही पढ़ा, जैसे अभी बताया मैंने कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। अब बेटा इसके उसमें मैंने आपको बताया था कि संज्ञा के 5 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे व्यक्ति विशेष का बोध हो, वो कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद जाति, यानी ऐसा संज्ञा शब्द जिससे हमें जाति का या समुदाय का बोध हो, वो कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। किससे होता है, एक जाति विशेष का बोध हो, वो कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। अब उसके बाद हमारा क्या है बेटा, समूहवाचक, कि ऐसा शब्द जिससे हमें एक समूह का यानी एक समुदाय का पूरे का बोध हो, वो कहलाता है समूहवाचक। उसके अलावा मैंने आपको बताया था द्रव्य या पदार्थवाचक, द्रव्य का बोध हो पदार्थ का, इसमें मैंने आपको बताए थे सोना, चांदी, हीरा, मोती वगैरह, आपको जितनी फसल है वो भी आ जाएगा, घी, तेल वगैरह। उसके बाद मैंने भाववाचक, जो अंदर के आपके भाव, वो कहलाता है भाववाचक संज्ञा। यानी अब आपको 5 पता लग गए होंगे बेटा, कि व्यक्तिवाचक, व्यक्ति विशेष का बोध कराने वाले। अब दूसरा क्या हो गया आपको, जातिवाचक, जो एक पूरी जाति का बोध कराए। तीसरा समूहवाचक, जो आपके एक समूह का यानी पूरे समुदाय का बोध कराए, वो समूहवाचक हो गया आपका। उसके बाद आपका क्या हुआ, द्रव्य या पदार्थवाचक, जिसमें आपके सोना, चांदी, हीरा, मोती सब आ जाएगा बेटा। उसके अलावा जितनी भी फसल है वो भी सब आ जाएंगी आपकी। और उसके अलावा क्या आएगा, पानी, घी, तेल, ये भी सब आ जाना है। अब उसके बाद क्या है, भाववाचक, जो कि हमारे मन के अंदर के भाव हैं, वो कहलाते हैं भाववाचक। जैसे बचपन, बुढ़ापा, जवानी वगैरह, ये सब आपके किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में। अब ये है बेटा संज्ञा के 5 भेद। और उसमें मैंने आपको बताया था कि पूरा आधार भी बताया संज्ञा का, कि आप किस आधार पर पद परिचय करेंगे।
तो हम एक साइड उसका बनाकर और उसके साथ पूरा मिक्स है बेटा, क्योंकि कई तरह के सेंटेंस होते हैं बेटा। कई बार ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें एक सेंटेंस और उसमें व्यक्तिवाचक भी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा भी है और आपकी क्या है, समूहवाचक संज्ञा भी है। तो अब हम आज शुरू करने जा रहे हैं अपने संज्ञा का जो पद परिचय है। यानी पांचों भेदों का जो पद परिचय है आज हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला उदाहरण, अध्यापिका ने अभिमन्यु की वीरता की कहानी सुनाई। पहला उदाहरण हमारा, पहला हमारा, अध्यापिका ने अभिमन्यु की वीरता की कहानी सुनाई। अब यहाँ बेटे एक साइड से आप लिख लो कि इसका आधार हमने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको लिखना होगा संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद के बाद आपको लिंग, लिंग के बाद वचन, वचन के बाद आया आपका कारक, कारक के बाद क्रिया से संबंध, क्रिया से संबंध। उसी के आधार पर हमें करना है बेटा। तो बहुत आसान रहेगा यदि हम ये कॉलम बना लेंगे कि परिचय का आधार। तो इसमें आपका कौन सा है, अध्यापिका ने अभिमन्यु की वीरता की कहानी। तो इसमें बेटा क्या है आपका, बेटा इसमें आपको कि क्या है, इसमें आपके व्यक्तिवाचक भी संज्ञा है, इसमें जातिवाचक संज्ञा भी है, इसके अलावा आपकी क्या है, भाववाचक संज्ञा भी है। इस उदाहरण में देखिए कैसे, अध्यापिका ने अभिमन्यु की वीरता की कहानी सुनाई। यानी अध्यापिका ने अभिमन्यु की वीरता की कहानी सुनाई। किसको, बच्चों को। किसने सुनाई, अध्यापिका ने बच्चों को अभिमन्यु की वीरता की कहानी सुनाई। तो अब यहाँ पे अध्यापिका ने, सबसे पहले तो आप पद परिचय कैसे करेंगे, अध्यापिका ने और इसके आगे डैश कर लिया। अब अध्यापिका, किसी अध्यापिका का तो नाम है नहीं इसमें, तो क्या होगा, एक जाति, यानी पूरी एक जाति को बोध करा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले संज्ञा, आप क्या डालेंगे, संज्ञा, संज्ञा के बाद जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, उसके बाद आपका अध्यापिका ने, अध्यापक होता तो क्या होता, पुल्लिंग, क्योंकि अध्यापिका है तो अध्यापी क्या होगा आपका, स्त्रीलिंग। तो आप क्या डालेंगे, जातिवाचक, उसके बाद स्त्रीलिंग। अब अध्यापिका एक है, एक ही अध्यापिका ने सुनाया है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, एक वचन, एक कॉमा लगाकर एक वचन, एक वचन। वचन के बाद कारक यानी ने, तो आपका क्या हो गया, कर्ता कारक, या हम ये भी कह सकते हैं ने परसर्ग का प्रयोग, हम ये भी कह सकते हैं ने परसर्ग का प्रयोग, या हम ये कह सकते हैं कर्ता कारक, क्योंकि किसने काम किया है, काम को करने वाली कौन है, अध्यापिका। तो यानी कौन सा हो गया, कर्ता कारक। तो कर्ता कारक, कर्ता कारक, उसके बाद कॉमा लगा के अध्यापिका ने। अब क्योंकि यहाँ पे बेटा कर्म है, ये भी है कर्म, ये भी है, तो आपकी जो सुनाई है क्रिया से क्या है, आपका सीधा संबंध ना होना। तो आप क्या लिखेंगे, क्रिया से सीधा संबंध ना होना, संबंध ना होना, और यहाँ पे लगा दिया आपने विराम चिन्ह। अब क्या है, अभिमन्यु की, दूसरा आपने डाला अभिमन्यु की, अभिमन्यु की। अब यहाँ पर क्या है, अभिमन्यु, क्योंकि संज्ञा कौन सी, सबसे पहले तो संज्ञा में क्योंकि नाम है तो व्यक्ति विशेष का बोध कराए, तो यहाँ पर हो गया आपका व्यक्तिवाचक, उसके बाद अभिमन्यु, क्योंकि अभिमन्यु की वीरता, अभिमन्यु कौन, अर्जुन का जो पुत्र, अभी महाभारत वगैरह चल रही है, आप लोग देख रहे होंगे कि अर्जुन का पुत्र कौन, अभिमन्यु। तो अभिमन्यु की वीरता की, तो अभिमन्यु क्योंकि क्या है, पुल्लिंग में है, तो आप क्या डालेंगे, पुल्लिंग। पुल्लिंग के बाद अभिमन्यु क्योंकि एक है तो क्या होगा, एक वचन। इसी के आधार पर आप चलते चले, आप पहले संज्ञा का भेद लिखा आपने, फिर लिंग, फिर वचन, अब उसके बाद कारक आ गया। तो अभिमन्यु की, का की के किस में आता है, संबंध कारक।
तो आप क्या डालेंगे, संबंध कारक। और अभिमन्यु के बाद क्या है, वीरता की भी है, कहानी भी है, तो इसका सीधा संबंध, संज्ञा का सीधा संबंध किससे नहीं है, क्रिया से। तो आप कॉमा लगाकर लिख देंगे, क्रिया से सीधा संबंध ना होना, सीधा संबंध ना होना। और यहाँ पे आपका लग गया विराम चिन्ह। अब क्या है, वीरता की, तीसरा आपने डाला वीरता की। अब यहाँ डैश लगा दिया, तो आपकी वीरता क्या है, संज्ञा में वीरता आपका अंदर का भाव, अंदर से वीरता आती है, निकलती है जोश, तो वीरता आपका हो गया भाववाचक। दूसरा, वीरता की कहानी होती है, वीरता दिखाई जाती है, तो ये हमारे क्या हो गया, स्त्रीलिंग में। जैसे मैंने बताया था आपको, इसी तरह से निकालना होगा कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। वीरता दिखाई जाती है तो आपका क्या हो गया, स्त्रीलिंग। अब उसके बाद लिंग के बाद आपका क्या है, वचन, क्योंकि वीरता किसमें आपका, एक वचन में, एक के ही बारे में कहा जा रहा है वीरता के बारे में, वचन एक वचन हो गया। कारक, अब कारक इसमें क्या है, वीरता की, संबंध कारक, काकी के किसमें आता है, संबंध में, तो आपका क्या हो गया, संबंध कारक। उसके बाद आपका क्या हो गया, वीरता की के बाद क्या है, कहानी भी है आपका, ये कर्म है, तो यानी इसका सीधा संबंध किससे नहीं है, क्रिया से। तो आप क्या लिखेंगे, कॉमा लगा के, क्रिया से सीधा संबंध ना होना, और यहां पर विराम चिन्ह। अब आपका क्या है बेटा, चौथा कहानी। कहानी में डैश करके बेटा, कि कहानी आपका सबसे पहले संज्ञा में कहानी, क्योंकि बेटा कोई सी कहानी का नाम नहीं दिया गया है, तो आपकी क्या हो जाएगी, जाति, यानी कहानी जाति को बोध कर रही है, तो आपकी क्या हो जाएगी, जातिवाचक के बाद क्या है बेटा, कहानी होती है, सुनाई जाती है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। तो आपने इसमें क्या डाला, स्त्रीलिंग। उसके बाद कहानी, एक ही कहानी सुनाई है, तो आपका क्या हो जाएगा, एक वचन। और एक वचन के बाद आपका जो लास्ट रहेगा वो क्या है, क्रिया से संबंध, आपने लास्ट डाला है ना, तो क्योंकि क्रिया से क्या है, इसका सीधा संबंध, तो आप लिखेंगे क्योंकि कहानी और सुनाई, तो क्रिया से क्या है, इसका सीधा संबंध। अभी इसमें बेटा कारक चिन्ह रह गया आपका, कहानी को, तो आपका स्त्रीलिंग के बाद एक वचन के बाद आपका कहानी, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको पहले, बेसहारे का सहारा कौन होता है, कर्म कारक, यानी कहानी को सुनाई, ये भी हम कह सकते हैं, यानी इसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप है, और को किसका चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को, तो आपका कौन सा हो गया, कर्म कारक, क्योंकि कहानी को सुनाई भी हम कह सकते हैं, है ना। तो कहानी यानी बेसहारे का सहारा, मैंने आपको पहले भी बताया, तो क्या हो गया आपका, कर्म कारक। और कर्म कारक के बाद आपका क्या हो गया, क्रिया से सीधा संबंध, तो आप नीचे लिखेंगे, क्रिया से सीधा संबंध होना, क्रिया से सीधा संबंध होना, और लास्ट में क्या हो गया आपका, विराम चिन्ह। अब आगे आपका दूसरा उदाहरण, दूसरा जो उदाहरण है आपका वो है आपका, दिव्या ने कहा कि उसके पास संगीत की एक पुस्तक है। दिव्या ने कहा कि उसके पास संगीत की एक पुस्तक है। अब इसमें देखो बेटा, दिव्या ने एक हो गया, संगीत की एक हो गया, और इधर क्या हो गया, पुस्तक। सबसे पहले दिव्या ने, तो आप जल्दी जल्दी बेटा समझते जाएंगे जितना जल्दी, क्योंकि कई उदाहरण हम कर लेंगे इसमें कवर। तो दिव्या ने, वैसे ही आपको होगा, सबसे पहले दिव्या ने, तो आपका क्या होगा, संज्ञा के बाद आपका कौन सा डालेंगे आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि दिव्या ने, तो आपका क्या हो जाएगा, दिव्या पर्टिकुलर लड़की का नाम है एक का, तो आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा। सबसे पहले आप लिख दिया संज्ञा के बाद आप इसमें क्या डालेंगे, व्यक्तिवाचक।
व्यक्तिवाचक के बाद आप क्या डालेंगे इसमें, फिर इसमें लिंग दिव्या, क्योंकि लड़की है तो आपका क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के बाद आपका, क्योंकि दिव्या एक ही है तो आपका क्या हो जाएगा एक वचन। एक वचन दिव्या ने, कर्ता कारक भी कह सकते हैं, ने परसर्ग का कह सकते हैं, ने परसर्ग का प्रयोग, या आप क्या कह सकते हैं कर्ता कारक। तो कर्ता, क्योंकि दिव्या ने कहा, किसने कहा दिव्या ने, काम को करने वाली कौन है दिव्या, तो ये क्या है आपका कर्ता कारक। तो यहाँ पर आप कारक डालेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा कर्ता कारक। उसके बाद आपने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद फिर इसके बाद कारक भी हो गया, क्रिया से संबंध, क्योंकि उसके पास संगीत की पुस्तक कर्म भी है बीच में, तो यानी कर्ता का सीधा, क्योंकि हमने बेटा बताया ना आपको कि सीधा संबंध कैसे, क्योंकि यदि सकर्मक वाक्य है तो कर्ता का सीधा संबंध नहीं होगा क्रिया से, यदि अकर्मक वाक्य है तो कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से होता है, क्योंकि बीच में कर्म रहता है। यदि कर्म रहता है तो वो सकर्मक है बेटा, तो फिर सीधा संबंध नहीं होता। लेकिन अकर्मक वाक्य में क्योंकि केवल कर्ता होता है और केवल क्या होती है क्रिया होती है, उसमें कर्म क्योंकि नहीं होता अकर्मक वाक्य में, तो इसलिए कर्ता का सीधा संबंध किससे होता है क्रिया से, जबकि सकर्मक वाक्य में कर्म होने की वजह से कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से ना होना, क्रिया से ना होना, और लास्ट में क्या लगा देंगे विराम चिन्ह। अब आपकी क्या है संगीत की, तो संगीत की क्या है आपकी संज्ञा हो गई। संज्ञा में आपकी कौन सी हो जाएगी आपकी संगीत, कौन सा आपका अंदर का भाव, भाववाचक, क्योंकि संगीत तो अपना अंदर से निकलता है ना बेटा, तो आपका क्या होगा भाववाचक। भाववाचक के बाद संगीत की पुस्तक होती है, क्योंकि तो हम इसको संगीत को किस में लेंगे स्त्रीलिंग में लेंगे, तो यहाँ आपका हो गया स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के बाद अब क्या है कि एक वचन में, क्योंकि संगीत की है किसी और की नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका एक वचन। एक वचन के बाद आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें अभी एक कर्म और है तो इसका सीधा संबंध क्रिया से नहीं है से नहीं है, क्योंकि यहाँ क्रिया क्या है पुस्तक है, तो यहाँ है क्या है क्रिया है, तो इसका सीधा संबंध किससे नहीं है क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। उससे पहले आपको कारक भी बताना है, कारक मैंने आपको बताया था कौन सा है, काकी की किस में आता है संबंध में, तो आप पहले क्या डालेंगे संबंध कारक। संबंध कारक के बाद क्रिया से सीधा संबंध ना होना। अब देखो बेटा पुस्तक आपने लिखा बिल्कुल वैसे ही चलेगा बेटा। पुस्तक में सबसे पहले संज्ञा के भेद में आते हैं, पहले आप संज्ञा डालेंगे, संज्ञा के बाद आप क्या लिखेंगे पुस्तक, क्योंकि पूरी एक पुस्तक जाति का बोध करा रही है। पुस्तक यदि हम कहते हैं रामायण की या महाभारत की या कामायनी की किसी की भी, तो वहां पर तो आपका क्या होता है बेटा, यदि कामायनी हमने कह दिया या रामायण कह दिया या मेघदूत कह दिया, कोई हमने एक पर्टिकुलर नाम ले दिया, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा होगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि हमने पुस्तक जाति का बोध करा रही है, तो कौन सी होगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। तो आपके भेद में आ गया जातिवाचक संज्ञा। लिंग, क्योंकि पुस्तक पढ़ी जाती है पुस्तक दी जाती है, यानी हमारा स्त्रीलिंग हो गया, क्योंकि पुस्तक एक ही है तो एक वचन हो गया हमारा। और क्रिया से कारक में क्या है संगीत की है पुस्तक है, यानी पुस्तक है यहाँ पर जिसका बेसहारे का सारा क्या कह सकते हो कर्म कारक, तो आप क्या कह सकते हो कर्म कारक ले सकते हो उसमें। और क्रिया से जो संबंध है इसका, क्योंकि क्रिया से सीधा संबंध है, ये है आपकी है क्रिया और पुस्तक, यानी इसका सीधा संबंध किससे है क्रिया से, तो आप लिखोगे क्रिया से सीधा संबंध होना। तो ये है बेटा आपका उदाहरण। आपने इसमें बेटा देखा कि आपका क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा भी आई इसमें, आपकी भाववाचक संज्ञा भी आई इसमें, और आपकी इसमें क्या है जातिवाचक संज्ञा भी आई। अब तो आप कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि जिनमें आती है बेटा। अब उसके अलावा आगे उदाहरण लेते हैं बेटा हम और अपने। अब एक चीज और है बेटा इधर कि हम कुछ ऐसे भी उदाहरण है बेटा, कुछ ऐसे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं और वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द हैं संज्ञा शब्द
केवल उसका प्रयोग का आधार, कि वो प्रयोग किस तरह से हुआ है, प्रयुक्त किस तरह से हुआ है, उस आधार पर हमको व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानना होगा और जातिवाचक संज्ञा। अब मैं आपको उदाहरण से स्पष्ट कर रही हूँ कि ऐसे शब्द हैं कई कि जो हम प्रयोग के आधार पर व्यक्तिवाचक में भी उनको रखते हैं और किस में रखते हैं, हम उसको जातिवाचक संज्ञा। केवल हमको ये देखना होता है कि प्रयोग का आधार है क्या, किस रूप में इसका प्रयोग हुआ है। अब जैसे उदाहरण है बेटा कि विभीषणों से बचो, विभीषणों से बचो, ये है उदाहरण। यहाँ पर हमने कहा विभीषणों से एक। दूसरा क्या है बेटा, विभीषण राम का छोटा भाई था, ये है विभीषण। हाँ, तो विभीषण आपका दूसरा उदाहरण है बेटा, विभीषण रावण का छोटा भाई था। ये आपका कि विभीषण, इस समय तो रामायण देखिए सबके दिमाग में होगा, विभीषण रावण ये सब कुछ, तो विभीषण यहाँ पर विभीषण प्रयुक्त हुआ है, ये भी विभीषण, ये भी विभीषण। अब एक जगह क्या है बेटा आपका जातिवाचक और एक जगह है आपका व्यक्तिवाचक। ये जो है आपका विभीषणों से बचो, ये है आपका जातिवाचक, क्योंकि यहाँ पर विभीषण जो कहा जा रहा है वो किसके लिए रावण के भाई के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि विभीषणों से कहो ऐसे लोगों के लिए जो घर का भेदी लंका ढाए, जो घर का भेद बाहर तक पहुंचा दे। यही जो काम किसने किया था, विभीषण ने। तो घर का भेदी लंका ढाए से मतलब है कि विभीषणों से बचो, यानी ऐसे लोगों से बचो जो घर का भेद क्या कर देते हैं, बाहर पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर जो होगा आपका विभीषणों से मतलब ये हो गया आपका जातिवाचक। तो यहाँ आप लिखेंगे संज्ञा, संज्ञा में आपकी ये हो गई जातिवाचक। जातिवाचक के बाद आपका, क्योंकि विभूषणों से बहुत ज्यादा लोगों से, पहले तो आप लिंग बताएंगे, विभीषणों से बचो यानी पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो आप क्या डालेंगे, पुल्लिंग। पुल्लिंग के बाद आपका, क्योंकि विभीषणों से बहुत ज्यादा ऐसे लोगों से, तो क्या हो गया आपका बहुवचन। बहुवचन, बहुवचन के बाद आपका क्या हो गया, कारक, यानी कौन सा है, विभीषणों से कर्ता ने कर्म को करण से, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें करण कारक। करण कारक, करण कारक के बाद आपका क्या हो जाएगा, क्रिया से संबंध। तो इसमें केवल कर्ता है बेटा, और क्या है, इतना आपका क्या है, ये कर्ता है आपका, और ये क्या है आपकी क्रिया। तो आप लिखेंगे क्रिया से सीधा संबंध होना, क्रिया से सीधा संबंध होना। अब विभीषण रावण का छोटा भाई था, यहाँ विभीषण है आपका, तो आप क्या करेंगे, विभीषण पहले लिखा आपने। अब क्योंकि पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है, यानी रावण का छोटा भाई के लिए, यहाँ जाति को इंगित कर रहा था, ऐसे लोगों के लिए इंगित किया जा रहा था, यहाँ पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए इंगित किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले संज्ञा, संज्ञा के बाद व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक के बाद एक वचन, पहले आएगा पुल्लिंग, क्योंकि विभीषण क्या था, पुल्लिंग, भाई है तो क्या है आपका पुल्लिंग। पुल्लिंग के बाद आपका आएगा एक वचन, क्योंकि एक के लिए ही बताया जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक वचन। उसके बाद जो कारक है आपको, यानी विभीषण के बारे में बताया जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा, कर्ता कारक, जिसके बारे में कहा जाए, बताया जाए, तो वो कहलाता है कर्ता कारक। कर्ता कारक के बाद आपका हो जाएगा क्रिया से संबंध, तो क्रिया से रावण का छोटा भाई, तो यानी क्रिया से सीधा संबंध नहीं है, तो आप लिखेंगे क्रिया से सीधा संबंध ना होना। ये हो गया आपका उदाहरण, समझ में आया होगा बेटा आपको। अब आगे नेक्स्ट आपका जो उदाहरण है, इसी तरह का मैं दे रही हूँ बेटा एक दो उदाहरण, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या है। और यदि जिसने अच्छे से समझा है बेटा संज्ञा का पद परिचय, तो उसको बेटा कुछ नहीं है, पूरा वैसे ही चलना है आपको। जैसे क्या है, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन है, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन है। अब क्या है कि मेरे छोटे भाई का नाम जयचंद है। दूसरा उदाहरण है, मेरे छोटे भाई का नाम जयचंद
है। अब देखो बेटा, जयचंद दो जगह आया है, जयचंदों के कारण, और एक यहाँ पर भी है जयचंद। लेकिन इन्हीं जयचंदों के कारण, क्योंकि जयचंद मैंने अभी बताया था, यहाँ पर जयचंद किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हो रहा, ऐसे व्यक्तियों को इंगित कर रहा है, ऐसे लोगों की ओर इंगित किया जा रहा है इसमें बेटा, कि जो क्या होते हैं, फूट डालने वाले। फूट डालो शासन करो, है ना। आपसी फूट बुरी होती है, कहा जाता है ना कि एकता में ही शक्ति होती है, यानी संगठन में ही शक्ति होती है। यदि हम फूट डालेंगे, है ना, विघटन करेंगे, तो उससे क्या होगा, हित नहीं होगा देश का, बल्कि क्या होगा, देश का पतन ही होगा। तो वही है यहाँ पर बेटा कि जयचंद ऐसे लोगों के लिए जो फूट डालने वाले लोग और आपसी फूट करने वाले लोग थे जो, तो यहाँ पर ऐसे लोगों को इंगित किया है जो आपसी फूट करते हैं, डालते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को इंगित किया जा रहा है जयचंदों के, जयचंदो शब्द से। तो यहाँ पर बेटा क्या है, जाति को किया जा रहा है इंगित, तो यहाँ पर क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो आप पहले लिखेंगे इसमें संज्ञा, वैसे ही चलेगा बिल्कुल बेटा। फिर आपने जातिवाचक, क्योंकि आपका क्या है, के काकी के किस में आता है, उसमें आता है। सबसे पहले आप इसको लोगे जयचंदो, यानी किसमें, लिंग क्या हो गया आपका, पुल्लिंग। पुल्लिंग के बाद क्योंकि बहुवचन, जयचंदों के लोगों को इंगित किया जा रहा है, जाति को, तो आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन। बहुवचन के बाद आपका क्या होगा, जयचंदों के कारण, यानी जयचंदों के, तो आपका काकी के किस में आता है, संबंध कारक। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा बेटा कि क्रिया से सीधा संबंध, यानी देश भी है इसमें बीच में, तो यहाँ पर आपका क्रिया से सीधा संबंध ना होना, तो आप आगे लिख देंगे क्रिया से मतलब सीधा संबंध ना होना। अब दूसरे क्या है बेटा कि मेरे छोटे भाई का नाम जयचंद है। अब यहाँ पर जयचंद क्योंकि एक व्यक्ति विशेष को इंगित किया जा रहा है, यहाँ जाति को, ऐसे लोगों को जो आपसी फूट डालने वाले थे, तो उन लोगों को इंगित किया जा रहा था। और ये जो जयचंद शब्द है वो किसको इंगित कर रहा है, एक व्यक्ति विशेष को, यानी मेरे छोटे भाई का नाम क्या है, जयचंद। तो बिल्कुल वैसे ही चलेगा बेटा, इसका पद परिचय कैसे चलेगा, संज्ञा लिखेंगे। संज्ञा में क्योंकि व्यक्ति विशेष का बोध करा रहा है, तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप क्या लिखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद आपका क्या होगा कि ये जयचंद क्या है, पुल्लिंग लड़का, तो क्या है पुल्लिंग। जयचंद क्योंकि क्या है एक वचन, तो क्या आप डालेंगे, एक वचन। एक वचन के बाद आपका क्या होगा आगे कि क्रिया से सीधा संबंध, तो आप क्रिया से सीधा संबंध क्या डाल देंगे कि क्रिया से सीधा संबंध होना। तो आप लिखेंगे क्रिया से सीधा संबंध होना। समझ में आया होगा बेटा कि व्यक्तिवाचक के रूप में मतलब संज्ञा शब्द है, लेकिन कहीं पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो रहा है बेटा, तो कहीं पर वह जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। केवल हमें प्रयोग का आधार देखना है कि किस आधार पर इसका प्रयोग किया गया है, शब्द का, संज्ञा शब्द का जातिवाचक के रूप में किया जा रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। और उदाहरण भी इससे संबंधित बेटा कि उन दिनों पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन दिनों पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे। एक सेंटेंस आपका ये है। उसके अलावा दूसरा चैप्टर क्या है, दूसरा जो है आपका वो क्या है, कल पंडित जी ने मेरे घर आकर धार्मिक अनुष्ठान किया। कल पंडित जी ने मेरे घर आकर धार्मिक अनुष्ठान किया। अब देखो बेटा प्रयोग का आधार है पंडित जी, यहाँ पर भी है और पंडित जी यहाँ पर भी है। अब केवल क्या है कि उन दिनों पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर जो पंडित जी शब्द आया है वो किसके लिए आया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, सभी जानते हैं, पहले रह चुके थे, है। तो पंडित जी यहाँ पर जो प्रयुक्त हुए हैं किसके लिए हुआ है, ये शब्द प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है जवाहरलाल नेहरू के लिए, यानी व्यक्ति विशेष के लिए। तो ये जो है पंडित जी वो हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। और बिल्कुल उसी तरह से बेटा आपका चलेगा जैसे आप पद परिचय देते हो कि संज्ञा के पहले भेद, फिर आप लिखोगे लिंग, लिंग के बाद वचन, वचन के बाद कारक, कारक के बाद क्रिया से संबंध। अब बेटो ये देखो उधर बेटा, कल पंडित जी ने मेरे घर आकर धार्मिक अनुष्ठान किया। अब यहाँ पर पंडित जी किसके लिए कहा जा रहा है,
यानी जाति किसी का नाम नहीं है। पंडित जी क्या है, जो कथा हवन कीर्तन वगैरह जो करते हैं, अब कोई भी हो सकते हैं पंडित जी, अब पंडित जी का नाम तो है नहीं, यानी पंडित जाति को इंगित कर रही है, पंडित जी जैसे लोगों को, जाति को। तो ये आपका क्या हो गया, जातिवाचक, और ये आपका क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये व्यक्ति किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर इंगित किया जा रहा है इसके द्वारा, और ये किसको, पूरी पंडित जी जाति के लिए इंगित हो रहा है। तो ये यहाँ पर क्या आपका जातिवाचक संज्ञा, ये आपका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और बिल्कुल वैसे ही चलेगा बेटा, सबसे पहले आप संज्ञा डालेंगे, फिर उसका भेद, फिर आप डालेंगे लिंग, लिंग के बाद वचन, वचन के बाद कारक, कारक के बाद क्रिया से संबंध, और लास्ट में क्या लगा देंगे, विराम चिन्ह। तो इस तरह से आपका चलेगा। आगे बेटा एक दो उदाहरण और ले लो कि जिनसे आपको समझ में आने लगे और अच्छे से आपको समझ में आने लगे। मैंने 2 गिलास पानी पिया, मैंने 2 गिलास पानी पिया, मैंने कितने गिलास पानी पिया, मैंने 2 गिलास पानी पिया। अब यहाँ पर पानी अंडरलाइन है, पानी लिक्विड द्रव पदार्थ, तो आपका क्या होगा, सबसे पहले वही संज्ञा, संज्ञा के बाद आपका आ गया कौन सा आएगा, क्योंकि द्रव्यवाचक है तो आपने क्या डाला, द्रव्यवाचक, या पदार्थवाचक भी डाल सकते हैं, द्रव्यवाचक। उसके बाद क्या है आपका लिंग, यानी पानी पिया जाता है, पानी होता है, लिया जाता है, तो आप किस में डालेंगे, पुल्लिंग, पुल्लिंग के बाद आपका पानी, क्योंकि एक है तो एक वचन, एक वचन, पानी को पिया, मैंने बताया बेसहारा का सहारा कौन, कर्म कारक, यानी पानी को पिया भी हम कह सकते हैं, तो क्या होगा आपका कर्म कारक, कर्म कारक के बाद क्रिया से सीधा, क्योंकि पिया ये आपका कर्म, और उसके बाद सीधा किसके क्या है, क्रिया, तो क्रिया से सीधा संबंध होना, तो आप क्या लिखेंगे, क्रिया से सीधा संबंध होना, और यहाँ पर क्या करेंगे, विराम चिन्ह। तो आपका ये है बेटा किसका, द्रव्यवाचक संज्ञा का। अब उसके अलावा आजकल सरसों के तेल में भी मिलावट पाई जा रही है, आजकल सरसों के तेल में भी मिलावट पाई जा रही है। अब यहाँ पर बेटा सरसों के और तेल में, ये आपका दोनों क्या है, संज्ञा, संज्ञा में कौन सा, जितने भी मैंने बताए थे फसल वगैरह, गेहूं चावल जौ सरसों वगैरह सब आपका किस में आएगा, द्रव्यवाचक या पदार्थ में, तो ये भी आपकी संज्ञा कौन सी है, द्रव्यवाचक। तेल घी वगैरह सब आपका क्या है, वो भी वैसे, तो बस आपको वही बताना है संज्ञा, संज्ञा में आपकी कौन सी हो जाएगी, द्रव्य या पदार्थवाचक। उसके बाद आप लिंग वचन वैसे ही डालेंगे, देखकर पहचान कर, वचन आपका एक ही वचन दोनों, है ना। उसके अलावा क्या है, कारक, इसमें के है, काकी के किस में आता है, संबंध कारक में, मैं किस में आता है आपका, अधिकरण कारक में, तो आपका मैं क्या हो जाएगा, मैं पर किस में आता है, अधिकरण कारक में। क्रिया से संबंध, तो क्रिया से क्या है, क्योंकि मिलावट पाई जाती है, इसके बीच में कोई शब्द नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई कर्म, तो आप सीधे से क्या लिखोगे, क्रिया से इसका सीधा संबंध है, जबकि सरसों के से सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि एक ये भी है और एक शब्द ये भी है, ये आपकी क्या है, कर्म नहीं है, तो आप सीधे क्या डालोगे यहाँ पर बेटा, कि सरसों के आप डालोगे कि क्रिया से सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि बीच में क्या है, तेल में, लेकिन तेल में का डालोगे तो आप क्या डालोगे, क्रिया से सीधा संबंध होना। तो ये हो गया आपका बेटा। अब उसके अलावा एक हम लेते हैं उसका उदाहरण, क्योंकि आपका अब किस में रह गया उदाहरण, जो आपका रह गया वो आपका रहा ताजमहल की सुंदरता, सुंदरता दर्शनीय है या देखने योग्य है, देखने योग्य है या दर्शनीय है। अब यहाँ पर सुंदरता है बेटा, क्योंकि एक उदाहरण उसका भी मैं ले रही हूँ, कौन सी है, भाववाचक बची थी आपकी, तो सुंदरता, पहले आप डालेंगे संज्ञा, पहले तो आप सबसे पहले डालेंगे सुंदरता, और उसके आगे डैश करके पहले संज्ञा, संज्ञा में हो गई आपकी भाववाचक, क्योंकि अंदर का भाव, अंदर से सुंदर बुरा लगना, ये तो आपका अंदर का भाव है, तो भाववाचक, भाववाचक के बाद उसके अलावा आपका क्या आएगा बेटा, जो लिंग,
लिंग में क्या है, सुंदरता होती है, तो आप क्या डालेंगे, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के बाद आप क्या डालेंगे, एक वचन। एक वचन, एक वचन के बाद आप क्या डालेंगे कि कर्म, मैंने बताया था बेसहारे का सहारा क्या होता है, कर्म कारक, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कारक में कर्म कारक, कर्म कारक, और उसके बाद क्रिया से देखने योग्य, पूरी क्रिया हो गई, यानी क्रिया से सीधा संबंध होना, तो आप क्या डाल देंगे, दर्शनीय देखने योग्य, तो आप क्या डाल देंगे, क्रिया से सीधा संबंध होना। कि बेटा जितना भी आप संज्ञा का जैसे पद परिचय करेंगे तो आपका जो परिचय का आधार रहेगा वो आपका यही रहेगा, चाहे वो व्यक्तिवाचक हो, चाहे जातिवाचक, समूहवाचक, है ना। तो आपका क्या होगा बेटा, परिचय का आधार आपका यही रहेगा। तो अब देखो बेटा कि जो आपका है, जैसे भोलानाथ, आपने माता का आंचल पढ़ा था, सुनीता मैडम ने पढ़ाया था आपको, भोलानाथ बचपन में तरह तरह के खेल खेलता था, तरह तरह के खेल खेलता था। आप लोग भी हो, बचपन में खेले होगे तरह तरह के, और आजकल भी हो, बच्चे ही हो, अभी आप लोग अपने हिसाब से खेलते होगे। जैसे भोलानाथ था, तरह तरह के खेल खेलता था, तो यहाँ पर क्या है बेटा, बचपन में, ये आपकी संज्ञा, संज्ञा में बचपन, बुढ़ापा, जवानी मैंने आपको किसमें बताई थी, आपकी भाववाचक में आती है, तो आप पहले लिखेंगे संज्ञा, संज्ञा के बाद आप क्या डालेंगे, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में बचपन होता है, हम बिताते हैं बचपन, तो आपका क्या आ जाएगा, पुल्लिंग। उसके बाद आपका क्या आएगा, वचन, बचपन, यानी एक वचन के रूप में। कारक आ जाएगा मैं, तो यानी आपका अधिकरण कारक, क्योंकि मैं पर किस में आता है, अधिकरण कारक में। क्रिया से संबंध, क्योंकि खेल को खेलता था, यानी एक कर्म आपका ये भी है, तो यानी इसका आपका सीधा संबंध क्रिया से नहीं है, खेलता है था, ये आपकी क्या है, क्रिया। तो इसके बाद एक कर्म आपका ये भी है, तो यानी इसका जो सीधा संबंध है वो आपका क्रिया से नहीं है, तो आप क्या डालोगे, क्रिया से सीधा संबंध ना होना। अब एक समूहवाचक का भी ले लेते हैं, क्योंकि अभी समूहवाचक का नहीं हुआ उदाहरण। संकट के समय सेना हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है, आसान से ही ले लीजिए कि संकट के समय सेना हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है। अब यहाँ पर सेना है, तो सेना आपका क्या हो जाएगा, वही बेटा कि सेना सबसे पहले आप डालेंगे, तो सेना, सेना के बाद आपका कौन सा हो जाएगा, ये समूहवाचक में, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है, मैंने बताया था कि सेना समूहवाचक। उसके अलावा आपका क्या हो जाएगा बेटा कि दूसरा लिंग में होगा, सेना होती है, बनाई जाती है, तो सेना स्त्रीलिंग में आएगा आपका। वचन, यानी एक वचन में सेना, क्योंकि एक पूरा उसका है, तो क्या होगा आपका सेना एक वचन के अंतर्गत। उसके बाद आपकी कारक है, तो यहाँ पर कारक में बेसहारे का सहारा मैंने क्या है आपको बताया, कर्म, कर्म कारक के रूप में आप कर सकते हो, और क्रिया से सीधा संबंध। अब यहाँ पर बेटा क्या है कि सेना हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है संकट के समय, तो यहाँ क्योंकि कर्ता कारक के रूप में भी है, क्यों, क्योंकि काम को करने वाला कौन करती है, सेना, तो जिसके बारे में कहा जाए या जो काम को करने वाला होता है वो किस में आता है, कर्ता कारक में, तो ये बेटा जो आएगा आपका कर्ता कारक में, क्योंकि सेना ही करती है ना, काम को करने वाला कौन है, सेना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, और क्रिया से सीधा संबंध होना, सुरक्षा के लिए आ गया इसमें, तो आपका क्या हो जाएगा कि क्रिया से सीधा संबंध ना होना, क्योंकि ये आ गया बीच में, तो आपका क्या होगा, क्रिया से सीधा संबंध ना होना। तो बेटा ये आपका पद परिचय है संज्ञा का, जिसमें मैंने आपके संज्ञा के पांचों जो भेद हैं उनका आधार पर आपको पद परिचय कराया है, यानी पांचों के मैंने आपको उदाहरण कराए हैं, तो आपको निश्चित तौर पे बेटा समझ में आ गया होगा अच्छे से, और आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करना बेटा। थैंक यू बेटा।